हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसमें हम ई पार्ट में अपना पॉइंटर देखेंगे। पहले ना थ्योरी देखने से पहले ना प्रोग्राम के जरिए समझते हैं, फिर थ्योरी देख लेते हैं। तो ऑलराइट गाइस, ये हम अपने प्रोग्राम पे आ गए हैं। तो एक मैंने पॉइंटर का प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पे मैंने एक्स का यहाँ पे वेरिएबल में यहाँ पे मैंने 20 स्टोर कर दिया। मतलब एक मेमोरी एड्रेस में मैंने अब एक्स का भी कोई एड्रेस होगा, नेचुरल सी बात है, वहाँ पे मैंने 20 स्टोर कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने करा क्या, इंट का एक पॉइंटर बनाया। जिस तरह ये एस्ट्रिक का जो साइन होता है ये अपना डी रेफरेंस होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके एंड परसेंट जो हम यूज़ करते हैं ये अपना रेफरेंस होता है। तो हमने रेफरेंस किसका दिया, यानी एक्स का, यानी एक्स के एड्रेस को हमने रेफरेंस दे दिया। पॉइंटर पी टी आर पॉइंट्स टू वेरिएबल एक्स। क्लियर है। और वहीं वहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ एक्स को परसेंट डी से मैंने कहा कि भैया एक्स का जो है अपना प्रिंट करा दो। तो इंटीजर वैल्यू अपनी क्या प्रिंट होगी वहाँ पे, नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे 20 दे रखा है। अब जिस तरह एड्रेस ऑफ एक्स का यहाँ पे मैंने परसेंट पी लिया पीटीआर में और उसका रेफरेंस दिया, तो वहाँ पे जो एड्रेस एक्स का होगा मेमोरी का वो प्रिंट होगा। और वहीं पे प्रिंट वैल्यू पीटीआर एड्रेस ऑफ एक्स का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पीटीआर का प्रिंट होगा। अगर मैं प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तो देखिए वैल्यू ऑफ एक्स की 20 आ गई। अब यहाँ पे मैंने एड्रेस एक्स का दिया था, जो रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया वो एक्स का रेफरेंस दिया, तो एक्स का एड्रेस आ गया। और वैल्यू ऑफ पीटीआर एड्रेस एक्स का दिया यहाँ पे, जो मैंने पीटीआर का यहाँ पे पीटीआर का लिया ना मैंने इसमें ये वाला, तो पीटीआर का एड्रेस इसने दे दिया। फिर वही वहाँ पे वैल्यू पीटीआर और वैल्यू ऑफ एक्स लिया मैंने, परसेंटेज डी दिया है लेकिन एक्स लिया, तो एक्स की वैल्यू में पॉइंटर कितना स्टोर हुआ है, 20 हुआ है। तो इसी तरह काम करता है अपना पॉइंटर। अब आ जाते हैं थ्योरी पे। देखिए पॉइंटर हमें भी पता है कि किसी की दूसरी मेमोरी को होल्ड करता है, यहाँ तक हमें क्लियर है। जब आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे ना, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डेटा कैसे मैनिपुलेट्स होता है पॉइंटर के थ्रू। वहाँ पे आपको लिंक लिस्ट ट्री ये सब पढ़ने के लिए वहाँ पे इसका बड़ा क्रूशियल रोल होता है पॉइंटर का। तो यूज़ ऑफ पॉइंटर में हमने देख लिया कि रेदर देन द होल्डिंग अ डाटा वैल्यू डायरेक्टली, पॉइंटर स्टोर लोकेशन वेयर द डाटा इज स्टोर। ठीक है। कैरेक्टर में आप क्या कर सकते हैं, इंट की कैरेक्टर में वहाँ पे पॉइंटर कर दीजिए, कैर है वहाँ पे पॉइंटर कर दीजिए, डबल है वहाँ पे पॉइंटर कर दीजिए। तो वो कुछ उसके कैरेक्टरिस्ट हुए यहाँ पे, पॉइंटर्स आर टाइप स्पेसिफिक मीनिंग। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा आपको समझने की देर है कि पॉइंटर काम कैसे करता है, जो हमने प्रोग्राम के भी जरिए देख लिया और अपना थ्योरी की बेस पे भी देख लिया कि कैसे मैनिपुलेट्स होता है अपना डाटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड ई के एफ पार्ट पे। तो देखिए एफ पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट मल्टी इफ का है और नेस्टेड इफ का है। तो देखिए मल्टी इफ और नेस्टेड इफ ये प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी थ्योरी नहीं देखते हैं, पहले प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। पहले मैं आपका चाहता क्या हूँ कि आपका विजन, जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपके मन में डाउट चल रहा है वो चीज़ क्लियर हो। तब उससे क्या होता है कि थ्योरी जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है। अगर जैसे आपने इसमें देखा तो इसमें आपको पता चल गया कि हाँ कहाँ पे है, जो पॉइंटर जो है वो दूसरे की मेमोरी है एलोकेट कर रहा है, वहाँ पे होल्ड कर रहा है। जहाँ पे मैंने इंट पॉइंटर भी दे सकता हूँ, कैर भी दे सकता हूँ, डबल भी दे सकता हूँ, स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब फटाफट प्रोग्राम पे देखते हैं। पहले मल्टी इफ करेंगे, फिर उसके बाद नेस्टेड इफ करेंगे। ये दोनों में आपको एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन फर्स्ट का मल्टी इफ पहले यूज़ करेंगे। मल्टी इफ का मतलब देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है कि इफ जो है आपका बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो सिंपली यहाँ पे जिस तरह अपना फाइल हम शुरू में बनाते हैं stdio.h, यहाँ पे मैं इंट मेन दूंगा, पैरेंथेसिस देके कर्ली ब्रेसेस दूंगा यहाँ पे। और फिर इसके बाद मैं करूँगा क्या कि मेरे को एक इंट एज नाम लूँगा, मैं एज लूँगा। ठीक है। और मैं प्रिंट एफ करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लेट से क्या ले लेता हूँ, सपोज दैट, हाँ, एंटर द कैंडिडेट्स एज। एक मैंने फ्रेंड एग्जांपल लिया है कैंडिडेट एज का, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कैंडिडेट की आप एज जो है एंटर करिए। तो एज एंटर करने से पहले कहीं ना कहीं पहले वो स्कैन करेगा। तो स्कैन क्या करेगा, नेचुरल सी बात है, परसेंट यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम परसेंट डी करेंगे। क्यों, क्योंकि एज जो है हमारा एक इंटीजर वैल्यू हमको देगा।
और वहीं पे मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा एज का, और यहाँ पे मैंने लाइन टर्मिनेट कर दी। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मान लो सपोज दैट कैंडिडेट की एज अगर 10 से नीचे है या 10 के बराबर है तो वो स्विमिंग नहीं कर सकता। क्लियर है? मतलब समर सीजन चल रहा है और भैया कंडीशन यहाँ पे है कि कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट का यहाँ पे हमें प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एज जो लिया लेस देन इक्वल टू में अगर मैं 10 ले लेता हूँ, करली ब्रेसेस दिया और मैं यहाँ पे लिख रहा प्रिंट एफ लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दे कैन नॉट स्विम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? क्योंकि एज उसकी जो है वो 10 से कम है यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, अगर 10 से आप ऊपर करेंगे तो ये मेरा पहला इफ़ का कंडीशन चल गया। ठीक है, अब फिर मैं करूँगा क्या कि मैं दोबारा एक और इफ़ लगाऊंगा, यहीं पे मैं एक दोबारा इफ़ लगाऊंगा। अब मैं दोबारा इफ़ लगाऊंगा यहाँ पे, इफ़ अगर एज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 11 हुआ, एंड ये डबल एंड परसेंटेज का जो साइन है वो ये एंड के लिए काम करता है, एंड एज लेस देन अगर 50 है, कंडीशन यहाँ पे लगाई मैंने, प्रिंट एफ दिया। प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे मैं उससे कह क्या रहा हूँ, दे कैन स्विम, वो स्विम कर सकता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, और मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। ये वाली लाइन पे मैंने उससे कहा कि अगर एज जो है कैंडिडेट की 11 से बड़ी है और 50 से अगर कम है तो वो जो है स्विंग कर सकता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी के रिस्ट्रिक्शन के बिना। ठीक है ना? और यहाँ पे एक और मैं इफ़ लगा देता हूँ। भाई मल्टीपल इफ़ बोला है तो इफ़ लगेगा। अगर मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर एज 50 है, मान लो कोई बुढ़ा आदमी आ गया है, ठीक है ना, और वो चाहता है कि भैया मेरे को स्विंग करना है, तो हम उससे क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट नीड स्पेशल परमिशन। उसे एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि साला डूब गया, मरा गया तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, stdio.h। क्लियर है? तो देखो एक बार शुरू से समझ लेते हैं हमने प्रोग्राम में किया क्या। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये तो कॉमन है, इतना हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। मैंने पहले एक एज लिया, एज नाम का लिया मैंने, क्यों? क्योंकि इंटीजर वैल्यू, और वही मैंने कहा कि प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू जो है मतलब एंटर होगी तो एंटर एज कैंडिडेट का करेगा पहले, और एक एंड ये परसेंटेज डी जो है इंटीजर को रेफरेंस करता है। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू रहता तो ये फ्लोट वैल्यू यानी एफ को डिनोट करता। एंड यहाँ पे मैंने लिया एज को ही स्कैन करेगा, मैंने रेफरेंस दिया, और मैंने कंडीशन दी अगर एज 10 से मान लो कम है या 10 के बराबर है तो वो स्विंग नहीं कर सकता। वहीं पे अगर एज 11 से ज़्यादा है और एंड एज 50 से कम है तो वो स्विंग कर सकता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन। और वही एज अगर 50 के बराबर है, 50 से ज़्यादा है तो कैंडिडेट नीड स्पेशल परमिशन। अब मैं कंट्रोल एस करके सेव करके अपना प्रोग्राम रन करूँगा, तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा है मुझे। ये देखिए प्रिंट एफ, छोटी सी मिस्टेक। अब यहाँ पे आ गया एंटर कैंडिडेट एज, लेस से मैं 65 ही चलो कर देता हूँ। तो कैंडिडेट नीड स्पेशल परमिशन, तो यहाँ पे कैंडिडेट ये वाली कंडीशन को इसने चेक किया पर इस वाली कंडीशन को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 50 से ज़्यादा की एज आ रही है। अगर मैं दोबारा रन करूँ और मैं लेट से एज कर देता हूँ एक 5 साल का बच्चा है, दे कैन नॉट स्विंग, वो स्विंग नहीं कर सकता। और यही अगर मैं इन दोनों के बीच में एंटर करता हूँ, लेट से अगर मैं 26 करता हूँ तो दे कैन स्विम विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा मल्टी इफ। तो इस तरह हमारा काम करता है मल्टी इफ। तो पहला हमारा क्वेश्चन फिल हो गया मल्टी इफ का। अब यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ कैसे यूज़ होता है, तो इसी में मैं नेस्टेड इफ भी बना देता हूँ। मल्टी इफ तो बना ही दिया, अब इसमें मैं नेस्टेड इफ भी कर देता हूँ। तो नेस्टेड इफ में हमें करना क्या है, देखिए सारी चीज़ें वही हैं।
ये भी वही है, ये भी वही है, दे कैन नॉट स्विम जो भी कर दिया। इस जगह मैं करूँगा क्या, टैब कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एल्स इफ कर दिया और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, ठीक है ना। तो कैंडिडेट नीड्स स्पेशल परमिशन, ये वाली लाइन मैं चिप देता हूँ यहाँ पे, ये वाली लाइन, और फिर मैं उसके बाद लगाऊंगा यहाँ पे इफ आ गया, नेस्टेड इफ इसी तरह यूज करते हैं हम, ये चीज का ध्यान रखिएगा। एल्स नहीं तो प्रिंट एफ दे कैन स्विम। क्लियर है। अभी रन करके दिखाते हैं फिर प्रोग्राम के जरिए। अगर मैंने मान लो सपोज दैट इसकी मैंने 35 एज दी तो दे कैन स्विम कर सकता है। तो ये नेस्टेड लूप में कैसे काम कर रहा है, दे कैन स्विम कैसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेस्टेड लूप में एज में कंडीशन दी है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो मतलब 50 से बड़ा या कुछ भी हो। लेट्स से मैं दोबारा अगर इसे रन करके देखूँगा, सॉरी दोबारा एज मैं यहाँ पे करूँगा और 65 करूँगा तो कैंडिडेट नीड स्पेशल परमिशन। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मतलब 50 से ज़्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे अगर कंडीशन देखेंगे तो इन दोनों में कहीं पे बाउंड अप हो गया, ये वाली ये लेस देन इक्वल टू 10 है और ये एज जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। तो इसी तरह अपना कुछ नेस्टेड लूप काम करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स से एक और बार मैं रन करके अगर यहाँ पे 5 करूँगा तो यही वाली मेरी कंडीशन दे कैन नॉट स्विम जो पहले आएगी। तो हमने मल्टी इफ भी देख लिया और नेस्टेड इफ भी देख लिया कि दोनों कैसे काम करते हैं। यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। जो डाउट था आपका क्लियर हो गया। अब थ्योरी पे आते हैं। अब देखिए, अब थ्योरी पे समझेंगे ना तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। मल्टी लेवल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व यूजिंग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, जो हमने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है ना, इन कंजक्शन विथ एल्स 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 इफ ईच इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल इफ कंडीशन आर इवेल्युएटेड सेपरेटली होता है। और वहीं पे अगर हम इसको करेंगे नेस्टेड इफ को तो वो हेरिकल वे में काम करेगा। द नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर विदाउट इन्वॉल्विंग प्लेसिंग वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। बता रहा है ना यहाँ पे कि द नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व प्लेसिंग वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ आया और एक एल्स इफ आ गया। This create a hierarchy where the inner statement is only needed if outer statement is true. This is useful when you need to check additional condition based on the outcome of a previous condition. तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका मल्टी इफ का और नेस्टेड इफ का मेरे ख्याल से फ्रंट क्लियर होगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। बाकी मैंने और भी प्रोग्राम बना रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट मेरे को मोटिवेट ज़रूर करेगा।